नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होगे? प्रिपरेशन भी आपकी बढ़िया तरीके से चल रही है, नीट काफ़ी पास आ रही है। तो आपको MCQ की प्रैक्टिस भी चाहिए। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, जो पिछले 2-3 लेक्चर, शायद 4 लेक्चर अपलोड कर दिए, सिर्फ फुल सिलेबस के MCQ वहाँ पे चल रहे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो। वहाँ पे नीट आने वाली नीट में जो अच्छे अच्छे टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो टॉपिक सारे वहां पे कवर कर लिए और अभी भी आगे चले गए है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे भी पहले आप देख के आओ, ठीक है? और बाद में ये वीडियो भी देख लेना। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो हम MCQ कर रहे हैं वो कंसेप्ट तो सारे डेफिनेटली रिपीट हो गए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं आपको MCQ बता रहा हूँ वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो एक बार वो अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको ऐसा कहीं पे लग रहा है तो कमेंट में बता दो, यहाँ से वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरी ओर से, ठीक है? चलो, तो हम आगे शुरू करते हैं अपना सेशन। बाकी सब मस्त रहो, पढ़ते रहो। कोई इतना खास कोई टफ एग्जाम में आने वाला है नहीं। हो सकता है थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन हो, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके 45 MCQ कोई टफ रहने वाले नहीं है। 45 में से हो सकता है कि 5 MCQ ऐसे टफ मिल जाए, बाकी बचे हुए 40 में से 10 आपको लॉजिकल मिल जाए, लेकिन बचे हुए 30 में आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अपना एक एवरेज स्कोर तो मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन में अपने ट्राई करेंगे कि भाई थोड़ा आगे बढ़ पाए, और टफ क्वेश्चन में भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे हमसे कुछ अटेम्प्ट नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पे आपने 2-3 MCQ ऐसे आ जाए जो आपने बिल्कुल पढ़ रखे हैं, ठीक है? तो डरना बिल्कुल है नहीं। वैसे कोई इतनी ये कोई तोप नहीं है कि भाई नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे शुरू करते हैं अपना सेशन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। हमने शायद पहला वीडियो, ये पेपर जो हम फुल सिलेबस के MCQ कर रहे हैं, उसमें पहला वीडियो जो अपलोड किया है 3-4 वीडियो पहले, वहां पे ये टेम्परेचर वाली बात कही थी कि ये साल एग्जाम में ये टेम्परेचर स्केल के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लो। और बाकी यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बीच के एक रिलेशन दे रखा है। हमें बताना है इसमें से कौन सही है, ठीक है? चलो, तो हमें ये रिलेशन हमारी ओर से पता होना चाहिए। रिलेशन कुछ ये है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है? तो ये तो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 प्लस 32। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। तो हो सकता है कि 32 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा F - 32, 5 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे बचेगा सेल्सियस। 5 ऊपर, पहले 32 इधर ले लो, फिर 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो ये भी तो सही है, 5/9 F - 32। एक और बात कि अगर आप इसमें से डिफरेंस ले लो, जैसे कि अपना इक्वेशन ये है, F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। जैसे मान लो मैंने पहला फ़ारेनहाइट लिया तो उसके बेसिस पे पहला डिग्री सेल्सियस मिल गया। मान लो मैंने दूसरा फ़ारेनहाइट ले लिया, दूसरा फ़ारेनहाइट F2 इक्वल टू 9/5 C2 प्लस 32। ये तो 32 ही रहने वाला है, इसमें थोड़ी चेंज होगा। अब आप एक काम करो, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा F इक्वल टू 9/5 C2 - C1 डेल्टा C। 9/5 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा डेल्टा C। 32 वैसे भी कट जाएगा, तो एक ऑप्शन अपना ये भी बनेगा। हो सकता है इधर ले लो, डेल्टा F बाई 9 इक्वल टू डेल्टा C बाई 5। तो 9/5 डेल्टा F बाई 9 डेल्टा C बाई 5, ये भी सही है। दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 100, 29 180, सॉरी यहाँ पे 180 आएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा 180। तो हो सकता है कोई एग्जाम में शायद ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर ले कि फ़ारेनहाइट में इतना चेंज हो रहा है तो डिग्री में कितना चेंज होगा, तब आप ये कर सकते हो। डेल्टा F इक्वल टू 9/5 डेल्टा C। फ़ारेनहाइट में जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होगा, डिग्री सेल्सियस में जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा। ऐसा MCQ भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव सारे रिलेशन सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
two sphere of same radius and same material at same temperature, but one being solid while other hollow. Which sphere will expand move it if same heat given to then? चलिए, मतलब कौन ज़्यादा एक्सपांड होगा? हम सेम हीट दोनों, एक हमारे पास होलो स्फीयर है, चलिए मान लीजिए एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, हम दोनों को सेम हीट दे दे तो इसमें से कौन ज़्यादा एक्सपांड कर जाएगा? चलो, हीट अगर आप दे रहे हो तो हीट का फॉर्मूला ये हो जाएगा ms डेल्टा टी, सही है। अब दोनों सेम मटेरियल के हैं, टू स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई एंड मटेरियल एट सेम टेम्परेचर। चलिए, दोनों के रेडियस सेम है, दोनों मटेरियल सेम है, सेम टेम्परेचर में, इनिशियली सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम है, मास दोनों के लिए सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक पूरा होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियाई दोनों की सेम है, तो डेफिनेटली ये मास ज़्यादा होगा, ये मास कम होगा, ठीक है। तो आप हीट दे दोगे, हीट मान लो, हीट यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों को सेम हीट दे दी, तो अपना लेफ्ट हैंड वाला टर्म जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो कांस्टेंट है, तो राइट हैंड वाला भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिसका मास बड़ा होगा उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मास जिसका कम होगा उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप समझे या नहीं? दोनों को सेम हीट दे दी है, तो हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी। अब दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम हो जाएगी, दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। जिसका मास ज़्यादा है टेम्परेचर कम बढ़ेगा क्योंकि हीट हमने सेम दे रखी है, जिसका मास कम है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने हीट सेम दे रखी है, ठीक है। और अगर आप डेल्टा वी का फॉर्मूला देख लो, डेल्टा वी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम, रेडियस सेम है तो दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम होगा, ये सेम है। जिसका टेम्परेचर कम बढ़ा उसका वॉल्यूम भी कम बढ़ेगा, मतलब वो एक्सपांड इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप समझे या नहीं समझे? देखो, वापस देखो मैं क्या बता रहा हूँ। हीट दोनों को सेम दे दी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम मटेरियल से सेम है, जिसका मास बड़ा होगा उसमें टेम्परेचर कम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम बढ़ा तो एक्सपांड भी कम करेगा। जिसका मास छोटा हुआ उसका टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज ज़्यादा आएगा, अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, मतलब कि होलो स्फीयर कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है। क्या ट्विस्ट हो सकता है? हो सकता है कि आपको बता दे कि भाई सेम टेम्परेचर तक हीट दे रहे हैं, दोनों का जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट दे रहे, टेम्परेचर सेम बता दे। अगर टेम्परेचर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम मटेरियल के, तब दोनों सेम तरीके से एक्सपांड हो गए। ये दो बातें ध्यान में रखनी, एक आपको बता दे कि सेम हीट दे रहे हैं, दूसरा आपको बता दे कि सेम टेम्परेचर तक हीट दे रहे हैं, मतलब दोनों का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। अगर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम रहा, दोनों सेम मटेरियल के हुए, सेम रेडियाई वाले हुए, तब तो एक्सपांड दोनों सेम तरीके से कर जाएंगे। लेकिन अगर ये बताया है क्वेश्चन में कि सेम हीट दे रहे, तो जो मैंने यहाँ पे करवाया है वो आपको करना है कि जिसका मास बड़ा होगा टेम्परेचर उसमें कम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम बढ़ गया तो वॉल्यूम एक्सपांड कम करेगा। ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ आइस -20 डिग्री मिक्स विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, द मिक्सचर टेम्परेचर विल बी। चलिए, हमारे पास 10 ग्राम आइस है, अरे भाई पेन ले लो, पेन, 10 ग्राम आइस है, चलिए, जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री है। चलिए, उसको हम मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम वाटर से, 10 ग्राम वाटर, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री दे रखा है। चलिए, तो अगर ये दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चलिए, पहले आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री। चलिए, आइस का टेम्परेचर इनिशियल -20 डिग्री था, तो जब आप इसको हीट दे दोगे तो -20 डिग्री में से ये पहुंच जाएगा -10 डिग्री पे और 0 डिग्री पे, 10 डिग्री पे और 0 डिग्री पे, ठीक है। चलिए, तो -20 से पहले ये 0 पे पहुंचेगा। चलिए, -20 से पहले ये पहुंच गया 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे पहुंच जाने के बाद ये कुछ मेल्ट हो जाएगा, 0 डिग्री वाले आइस में से ये 0 डिग्री वाला वाटर बन जाएगा, 0 डिग्री वाला वाटर, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस को अगर आप हीट दे रहे हो तो पहले -20 में से वो 0 पे पहुंचेगा, 0 से वो मेल्ट होकर टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा,
लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर 20 में से इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि हम पहले देख ले कि ये वाटर 20 डिग्री में से 0 डिग्री तक पहुंच जाए, कितनी हीट दे सकता है 20 डिग्री में से 0 डिग्री तक पहुंचने में। मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ वाटर, ये थोड़ा ध्यान रखना ये कंसेप्ट, वाटर 20 डिग्री में से 0 डिग्री पे पहुंच रहा है तब की बात। क्या मैं फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी लगा लूँ? आप पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे वाटर का मास दे रखा है 10, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, चेंज इन टेम्परेचर 20। अरे हाँ यार, 10 ग्राम वाटर 20 से 0 पे पहुंच रहा है, मतलब ये 200 कैलोरी हीट देगा। अरे हाँ कि ना, जब ये 20 से 0 तक पहुंच रहा है तब वाटर की हीट देने की, आइस को हीट देने की कैपेसिटी 200 कैलोरी है। अब आइस जो कि मेल्ट होना चाहता है, अगर आप सिर्फ ये सोचो कि -20 से 0 पे पहुंचेगा, इसके बाद ये मेल्ट होगा, इसको मेल्ट होने में ही कितनी हीट चाहिए वो हम देख ले, Q = ml। अब इसका मास जो कि 10 ग्राम है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट इसकी 80 है, तो ये हो जाएगा 800 कैलोरी। अरे हाँ कि ना, चलो तो वाटर 0 डिग्री तक पहुंच जाने के बाद भी 200 कैलोरी दे सकता है। आइस तो अभी मान लो आइस सिर्फ 0 पे होता तब भी उसे मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो -20 से 0 तक भी पहुंचने के लिए हमने हीट कैलकुलेट नहीं की है, तो यहाँ पे -20 से 0 में हीट कैलकुलेट करो, फिर 0 से 0 वाटर में हीट कैलकुलेट करो, उसे तो काफ़ी हीट चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आइस को मेल्ट ही नहीं कर पाएगी, मतलब कि आइस का टेम्परेचर पहले -20 से 0 पे पहुंचेगा, फिर जब ये मेल्ट हो रहा होगा तब तक तो ये 0 पे पहुंच गया होगा। अब तो आइस भी 0 पे, वाटर भी अपना 0 पे पहुंच गया है। जब दोनों ही 0 पे पहुंच जाने के बाद ना हीट एक्सचेंज कोई होगी नहीं, मतलब मिक्सर का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, फाइनल टेम्परेचर मोर देन 0 नहीं, लेस देन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आइस और वाटर को आप मिक्स कर रहे हो तो पहले वाटर को 0 पे पहुंचा दो, और आप कैलकुलेट कर लो कि वाटर जब 0 पे पहुंच रहा है तब कितनी हीट दे सकता है। क्या वो हीट आइस को मेल्ट करने के लिए, मतलब मेल्ट कर सकती या नहीं कर सकती? तो हमने देखा कि भाई ये 200 कैलोरी हीट दे सकता है, लेकिन आइस को मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, आप वाटर को यहाँ पे गिन लो कि -20 से 0 पे पहुँचने में कितनी हीट चाहिए, -20 से 0, फॉर्मूला तो यही लेगा MS डेल्टा टी। चलिए, वैसे मास आइस का 10 ग्राम दे रखा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर से आधी है, चेंज इन टेम्परेचर 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 कैलोरी हीट आएगी, मतलब कि 200 कैलोरी ये जो दे रहा है उसमें से 100 कैलोरी तो ये 0 पे पहुंचाने में लगा देगी। फिर ये 0 पे पहुंच गया, अब उसे 800 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन वाटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पूरा मेल्ट कर दे, मतलब फाइनल टेम्परेचर अपना 0 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन हीटिंग कर्व डायग्राम कर्व BC रिप्रेजेंट, ये BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो। पहले ये सॉलिड होगा, चलिए सॉलिड होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया माइनस या आइस कंडीशन में होगा, फिर आइस पूरा मेल्ट हो गया, अब ये लिक्विड बन गया। अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री पे वापस ये स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर वापस बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ आपको अच्छे से देख लेना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपके मटेरियल में आपने जो भी पढ़ा है वहाँ कुछ बढ़िया से बढ़िया लिखा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे कैसे रिलेट करती है, कौन सी चीज़ क्या दिखा रहा है। ये अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो एक बार देख ले मेरे भाई। ठीक है, तो ये BC कर्व क्या दिखा रहा है, सॉलिड राइज टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग नहीं, मेल्टिंग और ये स्टीम में कन्वर्ट होना, दोनों ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनेगा। लिक्विड राइज टेम्परेचर, जी ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर रोड ऑफ मटेरियल आर वेल्डेड इन सीरीज एंड 20 जूल हीट फ्लो थ्रू द रोड इन 5 मिनट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 20 जूल हीट टू फ्लो थ्रू द रोड इफ दे वेल्डेड इन पैरेलल। चलिए यहाँ देखो, चलिए देख लेते हैं। वैसे पहले हमने क्या किया है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ये पहला रोड, ये दूसरा रोड। फिर हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चलिए दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चलिए हीट हम दोनों में सेम तरीके से पास कर रहे हैं,
ठीक है, हमें देखना है कि पहले में हीट 20 जूल पास होने में 5 मिनट लग रही है, तो दूसरे में कितनी लगेगी। ठीक है, चलो यहाँ देखो, क्या हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। लेकिन हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, चलिए डेल्टा टी बाई आर थर्मल रेजिस्टेंस, एल बाई के डेल्टा टी बाई एल को ही हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई आर, के को नीचे भेज तो एल बाई के हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा शायद। चलिए ठीक है, तो पहले केस में हीट दोनों में सेम है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं किया है। चलिए ठीक है, तो 1 बाई टाइम प्रपोजनल टू पहले केसेस में रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ये टी सीरीज वाली बात हो रही है। चलिए 1 बाई टी पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो ये R 2R था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा R/2। अब दोनों का रेशियो ले लो, 1 बाई टी एस डिवाइड बाई 1 बाई टी पी, ये हो जाएगा 1 बाई 2R और ये हो जाएगा 1 बाई R/2। ठीक है, चलिए ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, R कटेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, पैरेलल वाला ऊपर सीरीज वाला नीचे, टी पी बाई टी एस इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 2 चला जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 बचेगा 1/4। ठीक है, इसे भेज दो ऊपर, सीरीज वाला टाइम कुछ 5 मिनट लग रही थी, टी पी इक्वल टू 5/4, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 1.25 सेकंड। चलिए, तो हो सकता है एग्जाम में ये हो जाए कि आपने ऑप्शन मैच करा दिया, 5 मिनट नहीं आ रहा है, 3 मिनट नहीं आ रहा है, 0.8 मिनट 0.8 मिनट नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कुछ ऐसा भी एमसीक्यू डाल दे, नॉन ऑफ दिस। लेकिन अच्छा है ये, सीरीज में कनेक्ट कर दो 2R, पैरेलल में कनेक्ट कर दो R/2, हीट सेम पास हो रही है तो Q/T कर लेना है। ठीक है, तो 5/4 मिनट लगेगी, मतलब 1 मिनट से कोई ज़्यादा टाइम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है सर कोई रीनीट ज्वाइन करना है, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, डिवाइन एकेडमी, जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पेपर आपको कैसे, मतलब जो भी प्रिपरेशन है सारी प्रिपरेशन हम बढ़िया तरीके से करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर मेकिंग अ कुकिंग पॉट। चलिए, मतलब हमें अगर कोई खाना बनाना है तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, ये तो नहीं होगा, क्योंकि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसे गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो जल्दी गर्म नहीं होगा, ये बात याद रखना। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी लो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा है वो हीट ज़्यादा पास करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी कम है वो हीट कम पास करेगा। मतलब हमें कोई ऐसा वेसल चाहिए जो जल्दी गर्म भी हो जाए और हीट ज़्यादा पास करे। जल्दी गर्म होने के लिए लो स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट ज़्यादा पास करने के लिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो आपने पढ़ा होगा। आगे देखें, इन गिवन फिगर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। चलिए, इसका तो एरिया निकाल के वर्क डन आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे नीट 2024 में क्या किया था, मान लो कि कोई हमें ऐसी फिगर दे रखी है, तो बच्चों ने क्या किया, फिगर देख के एरिया निकाल के वर्क डन निकाल दिया। अरे भाई, पहले क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ो, क्या दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाली एक प्रोसेस का वर्क डन पूछा था, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस थी, वर्क डन 0 आ जाता था। तो देख के करने मत लगना कि चलो यार दिया है एरिया निकाल लो, ऑप्शन तो मैच हो ही जाएगा, फिर लगेगा यार आंसर की गलत दे रखी है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन में वहां पे दे रखा था सिर्फ ये प्रोसेस का ही वर्क डन निकालो, सिर्फ ये प्रोसेस और ये प्रोसेस का ही वर्क डन निकालो। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो एक बार थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना। फिलहाल तो यहाँ एरिया निकाल लेना, और ये क्लॉकवाइज दे रखा है तो वर्क डन अपना पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, an identical heat engine exhausting heat at 27 degree heat is to have 25% efficiency, it must taken heat from source। चलिए, तो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे कार्नोट इंजन
फॉर्मूला सिर्फ याद रख लो, क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, फॉर्मूला वहाँ पे याद है। तो आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, 1 - T2/T1। इफिशियंसी आपको दे रखी है 25%, 25/100, ठीक है। 1 जैसे ये सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री, लेकिन आपको लेना है केल्विन में, गलती नहीं करनी है, सोर्स का टेम्परेचर T1। अब ये आप निकाल लेना, ये डिग्री में नहीं लेना है, केल्विन में कन्वर्ट करके लेना है। केटीजी वाले जितने आपके पास फॉर्मूला है और यहाँ पे जो हीट इंजन है वहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कंपलसरी केल्विन में ही होना चाहिए, डिग्री में गलती से भी नहीं रखना है, ठीक है। तो निकाल लेना यहाँ से, आगे देखते हैं। इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 2 टाइम द साउंड लेवल बिकम्स, चलिए साउंड लेवल कितना हो जाएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, L = 10 log I2/I1, ठीक है। अगर इंटेंसिटी यहाँ पे 2 टाइम हो रही है तो 10 log 2I1 कट जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, 0.3010, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा। चलिए, तो 3 टाइम कुछ बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं इंटेंसिटी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज 330 मीटर पर सेकंड, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मोलिक्यूल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है साउंड की स्पीड आपको दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको पूछ रखी है, ठीक है। वैसे VRMS का फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा, √3RT/m, और साउंड की स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा √γRT/m। चलो, तो RMS आपको दे रखी, RMS आपको निकालनी है, सिर्फ ऑर्डर निकालना है, मतलब 4 आएगा, 40 आएगा, 400 आएगा, 4000, मतलब इसके आसपास आ रहा है तो भी अपना सही है। ऑर्डर निकालना है, मतलब कितने डिजिट में आना चाहिए वही निकालना है। चलिए, तो VRMS डिवाइड बाई साउंड की स्पीड आपको दे रखी है 330 = √3/γ, बाकी तो सब कट जाएगा। चलिए, गामा अगर कुछ नहीं बताया है तो मोनो एटॉमिक का मान लो, क्योंकि आइडियल गैस जनरली कुछ नहीं बताया तो मोनो एटॉमिक मान के चलो, ठीक है। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो अपना, काफ़ी सिर्फ हमें डिजिट ही चेक करना है, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया है तो कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं है कि चलो नहीं दिया है तो नहीं होगा। आप मोनो एटॉमिक का रख के चेक कर लो, आंसर अपना पास आ ही जाएगा। शायद आप डायटोमिक का रख लो तो भी आंसर पास आएगा, इतना कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर निकालना है, ठीक है। ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं भाई, जैसे कि अपना ड्यूल नेचर है तो ड्यूल नेचर में तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही पूछेंगे ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 330 इफ द प्रेशर इंक्रीज 8 टाइम विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये अच्छा है कि स्पीड दे रखी है और प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √ साउंड की स्पीड दे रखी है γp/ρ, चलिए, वरना 3p/ρ, ऐसा गैस की स्पीड का फॉर्मूला ऐसा था 3p/ρ, यहाँ पे आएगा γp/ρ। चलिए, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, प्रेशर चेंज करने से रियलिटी में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होएगा जाएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब प्रेशर और डेंसिटी साथ साथ में ही चेंज हो गए, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा, P = ρRT/m। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R और M तो वैसे भी कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ाने से ये अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुके, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में चेंज कर रहे थे, तो बच्चे फंस गए यार इसमें से कौन सा ले, लेकिन याद रखना प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में चेंज करना है तो अपना आंसर सिर्फ टेम्परेचर बेस पे ही आएगा, प्रेशर पे चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, या कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, एड्रेस भी दे रखा है, ठीक है। ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। 2 सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I used in an interference experiment, the intensity of point where wave from the 2 source superimposed with phase difference π/2, यहाँ पे पाई दे रखा है π/2। चलो, तो ये थोड़ा याद होना चाहिए, I net = I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi
वैसे ये फेस डिफरेंस है, अगर ये π/2 हुआ तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा, I1 + I2 अपना आंसर आ जाएगा 5i। चलिए, ये कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ सकते हैं एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला एक बार आपको अच्छे से देख लेने चाहिए। एक फॉर्मूला YDAC में भी आ रहा है इंटेंसिटी का, लेकिन वो YDAC तक ही सीमित रखना है, बाकी सब तो यही रखना है। वो तभी काम आएगा जब दोनों सोर्स सेम इंटेंसिटी वाले हो तभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अ चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चार्ज। अगर स्टेशनरी चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब EM वेव नहीं बनाएंगे, मूविंग चार्ज है कुछ कह नहीं सकते। एक्सेलरेट चार्ज है कह सकते हैं, एक्सेलरेट चार्ज है तो EM वेव डेफिनेटली जनरेट करेगा, लेकिन एक्सेलरेट होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फिगर फॉर द पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर तो डेफिनेटली यही आएगा। इनर पोर्शन में पोटेंशियल सेम रहेगा, आउटर पोर्शन में पोटेंशियल चेंज कम होता जाएगा, लेकिन इनर भाग में ये कांस्टेंट रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ये आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर कम होता जाएगा। तो ये जितने ग्राफ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, 2 और मैग्नेटिक वाले चैप्टर में दे रखे हैं ग्राफ, आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो अच्छा, तो वापस मैं आपके लिए कुछ अच्छा MCQ, अच्छे कंसेप्ट वापस रिपीट लेके आऊँगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। 1-2 दिन में वापस आपको अच्छा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी MCQ करा रहा हूँ मैं वापस बता रहा हूँ, कंसेप्ट देखने हैं वो सारे। MCQ तो मैंने इसलिए कि वो कंसेप्ट शायद रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो जितने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आप कर लेने हैं। वीडियो देख लेने के बाद आपने जो जो MCQ यहाँ पे किए हैं, वो कंसेप्ट कहीं पे आपके वीक है तो वो एक बार अच्छे से देख लो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।